तो जैसा उस दिन हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था कि मानव में लैंगिक जनन, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि पादपों में लैंगिक जनन या अलैंगिक जनन। कोई बता सकता है कि अलैंगिक जनन क्या होता है और लैंगिक जनन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है? कौन बता सकता है? हाँ, एक ही लोग जनन करते हैं, लेकिन अलैंगिक जनन में भी क्या होता है, जैसे वो जो फूल का बताया था ना कि ये मादा है ये पुरुष है, इसके फिर वहां पर उसके परागण जाते हैं, परागकण जाते हैं। देखो, अलैंगिक जनन का मतलब ये हो गया जिसमें नर और मादा को मतलब मिल करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये हुआ बेटा। ये जो वर्ड आया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, थोड़ा सा सेंसिटिव वर्ड है, थोड़ा सा सुनने में ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बट पढ़ोगे नहीं तो जानोगे कैसे। सेक्स का मतलब ये होता है कि जब एक स्त्री और एक पुरुष मिल करके बच्चा पैदा करने की जो प्रक्रिया होती है वो करते हैं, ठीक है, वो होता है सेक्स। और सेक्स के माध्यम से जो बच्चे पैदा होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है, ठीक है। इतना सा डिफरेंस है। मतलब अगर कोई पूछे कि लैंगिक और अलैंगिक जनन में क्या है, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि लैंगिक जनन में नर और मादा के जो जनक कोशिकाएं होती हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनको मिलना पड़ता है और उनके थ्रू बच्चे पैदा पैदा होते हैं। और अलैंगिक जनन में नर और मादा को एक से मिलना नहीं पड़ता है, ठीक है। परागकण, जैसे अगर पौधों में कह रहे हैं कि लैंगिक जनन हो रहा है, तो वहां से वो पराग के कण जो होते हैं वो हवा के माध्यम से, कीट मकोड़ों के माध्यम से, चिड़िया उड़िया के माध्यम से चले जाते हैं और वो फिर अगली पीढ़ी को जन्म देता है, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि मानव में लैंगिक जनन, ठीक है, इंसानों में कैसे होता है। ध्यान से समझेंगे। किशोरावस्था में प्रारंभिक वर्षों में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिन्हें मात्र शारीरिक वृद्धि नहीं कहा जा सकता है। किशोरावस्था में शरीर की सामान्य वृद्धि की दर धीमी होनी शुरू होती है और जनन ऊतक परिपक्व होना प्रारंभ हो जाते हैं। किसी भी प्राणी के जन्म करने के योग्य हो जाने को यवनारंभ, ठीक है, और इसको एडोलसेंट कहते हैं। इसकी आयु पुरुषों में 18 से 15 वर्ष तक और स्त्रियों में 11 से 14 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में स्त्री पुरुषों के लक्षण में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव आते हैं जो कि गौण लैंगिक लक्षणों के कारण होते हैं। एक वर्ड आया है किशोरावस्था, इसका क्या मतलब होता है, कोई बता सकता है? हाँ, जैसे चलो ठीक है, बच्ची ने अच्छा बताया, ठीक है। किशोरावस्था जो है, किशोरावस्था, ठीक है। किशोरावस्था का मतलब ये हुआ बेटा कि जैसा कि मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि जब बच्चे छोटे होते हैं, ठीक है, तो लड़का लड़की एक ही जैसे दिखते हैं, ठीक, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तैसे तैसे उनके शरीर में अलग वृद्धि होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक, पुरुषों में ये लगभग 14 से 18 वर्ष होता है, ठीक है, लड़के जो होते हैं ये लगभग 14 से 18 वर्ष में किशोरावस्था को प्राप्त करते हैं। और जो लड़कियां होती हैं वो लगभग 11 से 14 वर्ष की अवस्था में प्राप्त करती है किशोरावस्था को, ठीक है। अच्छा, इसमें परिवर्तन क्या होते हैं? इसमें परिवर्तन का मतलब ये समझो कि जैसे लड़का है, ठीक है, तो उसकी दाढ़ी वाड़ी आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, ये देखने का परिवर्तन है। जो शरीर के अंदर का शारीरिक परिवर्तन है वो ये है कि इस उम्र से पहले, किशोरावस्था से पहले उसके शरीर में स्पर्म नहीं बनेगा। स्पर्म मतलब समझे ना, क्या होता है, सीमेन जो बताया था, ठीक। तो स्पर्म नहीं बनेगा, ठीक है, इसके बाद स्पर्म बनना प्रारंभ होता है, ठीक है, और बहुत से शारीरिक लक्षण आते हैं, ठीक है, दाढ़ी का उगना, हाइट का थोड़ा सा बढ़ना, छातियों का थोड़ा सा चौड़ा होना, ठीक है। और जो जननांग होते हैं, जननांग का मतलब हो गया पुरुष जननांग और स्त्री जननांग, जो मैंने बताया था कि इंग्लिश में पेनिस और स्त्री जननांग को वजाइना बोलते हैं। इनमें विकास होना प्रारंभ होता है, ठीक है, ये और विकसित हो जाते हैं, ठीक। जब ये अवस्था प्रारंभ होती है उस अवस्था को इंग्लिश में प्यूबर्टी कहते हैं। नोट कर लो कहीं, ठीक है। प्यूबर्टी का मतलब ये हो गया, जैसे प्यूबर्टी को अगर समझना है तो साधारण भाषा में ऐसे समझ लो, जब एक लड़के के शरीर में स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, तो उसे प्यूबर्टी कहेंगे, ठीक। जब एक लड़की को पीरियड आना स्टार्ट हो जाएंगे, पीरियड से भली भांति परिचित है सारे बच्चे? या बेटा, हमसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा, इस बात को समझो, ठीक है। तुम्हारे पास मौका है कि तुम एक बार को हर चीजों को विस्तार से समझ लो, सीख लो, ठीक है। कोई, मैंने बार बार बताया कि इसमें कोई हेजिटेशन वाली बात नहीं है, सबको आता है। मेरी माँ को भी आया होगा तभी हम पैदा हुए, मेरी सिस्टर को भी आया होगा, ठीक है। तो कोई ऐसी
शर्माने वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो पीरियड जब आना स्टार्ट हो जाते हैं, उस प्रॉपर उस मतलब समय को, कि जब से वो पीरियड आना स्टार्ट हुए 14 वर्ष की आयु में, 11 वर्ष की या 12 वर्ष की आयु में, तो उस अवस्था को प्यूबर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यूबर्टी इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि इसको यवनारंभ यानी एडोलसेंट, यवनारंभ का मतलब यौन अवस्था, क्या, ठीक है। बाल अवस्था, किशोर अवस्था, यौन अवस्था, ठीक है, वृद्ध अवस्था, ऐसे कई तरह की अवस्थाएं होती हैं इंसान के जीवन में, ठीक। तो ये कह रहे हैं कि यह जननांग मनुष्य में प्राथमिक जनन अंग यानी कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन माने जाते हैं, क्योंकि इनके द्वारा पुरुषों एवं स्त्रियों में ही जन्म से ही विभेद किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त पुरुष और स्त्री में पाए जाने वाले सभी लक्षण जिनके द्वारा किसी पुरुष और स्त्री में विभेद किया जा सकता है, गौड़ या द्वितीय लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। अतः गौड़ लैंगिक लक्षण लैंगिक विभेद के वे लक्षण हैं जो किसी जंतु में पैदा होने के बाद विशेषकर यौनावस्था में प्रदर्शित होते हैं तथा नर एवं मादा एक दूसरे को परस्पर आकर्षित करने के उपयोग में आते हैं। पुरुष एवं स्त्री में पाए जाने वाले द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विवरण निम्नलिखित है। मतलब अभी थोड़ी देर बाद, बैठो उधर, ठीक है। तो मतलब ये कह रहे हैं कि इससे फिर क्या होता है कि जब यौनावस्था प्रारंभ होती है, तो स्त्री और पुरुष के बीच में आकर्षण पैदा होता है। देखो बहुत ध्यान से समझना बेटा, बहुत बारीक बात बताने जा रहा हूं। जब तक कोई भी लड़का या लड़की, ठीक है, देखो इंसान सारे हैं, तुम्हारे और मेरे में अंतर सिर्फ इतना है कि तुम लड़की हो, हम लड़के हैं, ठीक, ठीक है। और बाकी शरीर की बाकी जो चीजें हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। लीवर, किडनी, आंख, फेफड़ा, हार्ट, सब सेम सेम है। और एक लड़की का निकाल के लड़के में भी लग जाता है। पता था ना, लीवर ट्रांसप्लांट कराया था तो उनकी वाइफ ने दिया था। बाकी सारी चीजें सेम होती हैं, खाली 2-3 तो डिफरेंस होते हैं जो जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं, मतलब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं रिप्रोडक्शन को? जनन, जो जनन अंग होते हैं वो अलग होते हैं। पुरुषों में दूसरी तरह होगा, स्त्रियों में दूसरी तरह होगा। दूसरी बात, थोड़ा सा अंतर ब्रेस्ट में होता है। जैसे पुरुषों की छाती पे ऐसा कुछ नहीं होता है, वो फ्लैट होती है, स्त्रियों के जो है उस पे ब्रेस्ट होता है, ठीक है। तो बस इतना सा अंतर है, और कोई अंतर है नहीं, जैसे हम वैसे तुम, ठीक है। तो देखो, जैसे एक अवस्था होती है कि 8 साल 9 साल, ठीक है, तुम लोग भी कभी, अब लगभग तुम लोग की एज जो है 13-14 साल होगी ऐसे, क्या है, हो सकता है कोई 15-16 साल का हो, इससे ज्यादा तो नहीं होने वाले तुम लोग, 16 से तो नीचे ही हो सारे, ठीक है। तो एक देखो, बहुत बहुत बारीकी से समझना इस बात को, तुम यहाँ नहीं एक्सेप्ट कर पाओगे, लेकिन कभी अपने घर जाना फिर सोचना कि सर ने क्या पढ़ाया था और जो सर कह रहे थे वो सही कह रहे थे। जैसे होता क्या है कि 7-8 साल तक, 9 साल तक जब बच्चा है तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोनो लड़का जा रहा है कि कोनो लड़की जा रही है, कोई फर्क नहीं। लेकिन जैसे जैसे बॉडी मैच्योर होती है, जैसे जैसे इंसान परिपक्व होता है, उसको देखो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है। जैसे कोई मान लो लड़की जा रही है, बहुत सुंदर टाइप की है एकदम, है, तो कोई लड़का जा रहा है तो उसको देखेगा, ठीक है। अब वो देखना चाहे नहीं चाहे, वो ऑटोमेटिक अट्रैक्शन है, ठीक है। अब कोई साधु संत महात्मा है तो उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो क्या होगा कि वो लड़की उस पुरुष को आकर्षित करेगी, वो उसको देखेगा कि अब, ठीक है, लड़के तो वैसे छोरे होते हैं बेटा, उनकी तो बात ही मत करो, वो तो साले अच्छे छोरे होते ही है, ठीक। इसी तरह अगर मान लो कोई लड़का जा रहा है, ठीक है, अच्छा है, हेल्दी है, ठीक है, कोनो हमारे जैसा भी नहीं है कि एकदम मरिल्ला सा हो जो है देखने में, है, कोई कोई ना पूछे उसको दूर दूर तक, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा। हाँ देखो भाई, जो सच है वो सच है, ठीक है। अब हम सड़क पे निकलेंगे, हमको कौन पूछेगा बेटा? हमको कोई नहीं पूछने वाला, हमको तो लोग, अच्छा, किसी इंसान का टैलेंट और उसकी क्वालिफिकेशन माथे पे तो लिखा नहीं है कि हाँ राउत डॉक्टर है और पढ़ाते भी है, झर्राटा इंग्लिश बोलते हैं, मेरे माथे पे तो लिखा नहीं है, ठीक है। तो आदमी क्या देखेगा? बॉडी ही तो देखेगा। अब बॉडी में कोई बढ़िया हट्टा कट्टा, अच्छा उसमें भी क्या है, जैसे कुछ लड़के हैं बढ़िया दाढ़ी वाड़ी सब सेव वोव करा के, बाल वाल झाड़ के, एकदम क्रीम व्रीम बढ़िया बढ़िया कपड़ा वपड़ा झाड़ के पहनते हैं। हम एक ही कपड़ा 3-3 दिन पहने रह जाते हैं, तो हमको कौन पूछेगा? हमको तो कोई नहीं पूछने वाला है, ठीक है। तो अभी कोई लड़का है एकदम बढ़िया फिट सा है, एकदम स्टाइल से झाड़ वार के जो है और निकला है, तो कोई लड़की होगी तो वो भी उसके तरफ देखेगी। ये तुम्हारी समस्या नहीं है, ये ईश्वर ने ऐसा संरचना बनाया ही है कि एक स्त्री पुरुष के तरफ और एक पुरुष एक स्त्री की तरफ।
एक लड़की कितनी भी सुंदर हो, ठीक है, तुम लोग मेरी बात अभी नहीं एक्सेप्ट कर पाओगे, लेकिन अपने मन में सोचना, एक लड़की कितनी भी सुंदर होगी, कितनी भी सुंदर होगी, एक लड़की उसके तरफ आकर्षित नहीं होगी कि अरे यार बहुत सुंदर लड़की है, बहुत बहुत सुंदर लड़की जा रही है। हाँ, एक बार कह देगी कि अरे वो फलाने बहुत सुंदर है, बहुत गोरहर ही, बहुत लंबी ही, कह देंगे, लेकिन आकर्षित नहीं होगा कि मन उसके प्रति आकर्षित हो। लेकिन लड़का होगा तो वो तुरंत लड़ी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आकर्षण विपरीत लिंग के प्रति है, लड़का है तो लड़की को देख के आकर्षित होगा, और लड़की है तो लड़के को देख के आकर्षित होगी, ठीक है। ये ईश्वर ने बनाया है बेटा, इसमें हमारा तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ठीक है, ईश्वर ने ऐसा बनाया। अगर ऐसा ना हो तो किसी कोनो लड़की पसंद ना आए, किसी लड़की को कोई लड़का पसंद ना आए, बियाह हो करे। अगर एक दूसरे हल्ला नहीं करो, ठीक है, अगर ऐसा ना हो तो या साला ये आ गया, ठीक है, तो एक दूसरे के प्रति आकर्षण हो ही ना, बिया हो ही ना करे, ठीक है, बिया हो ही गवा तो वही गए, ठीक है, वो वहार मुंह फुलाए इच्छा है, वो वहार मुंह फुलाए कि ले हो बाबा बंटाधार। वो जब एक दूसरे के प्रति आकर्षण होगा, मन का आकर्षण होगा, शारीरिक आकर्षण होगा, तभी दोनों स्त्री पुरुष मिलेंगे, और तभी वो बेटा उनके बीच में वो क्रियाएं होंगी जिससे बच्चा पैदा होगा। ऐसा तो है नहीं कि बस बिया होगा, वो वहां रहते हैं आ रहते हैं, बस एक साल बाद जो है बच्चा पैदा हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये आकर्षित करने के उपयोग में, ठीक है, तो एक स्त्री की शारीरिक बनावट एक पुरुष को, और एक पुरुष की शारीरिक बनावट एक स्त्री को। अब जैसे कोई कितना भी सुंदर आदमी हो, ठीक है, कितना भी अच्छा कट्ठा हेल्दी हो, कैसा भी हो, हम तो उसको पलट के नहीं देखेंगे, हमारे किस काम का वो, भाई वो भी आदमी हम भी आदमी होगा, साला क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये आकर्षण विपरीत लिंग के प्रति होता है, लड़की है तो लड़के के प्रति, लड़का है तो लड़की के प्रति, ठीक है। अब ये कह रहे हैं पुरुष के द्वितीयक गौण यानी कि लैंगिक लक्षण, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ मेल, ठीक है, मेल और फीमेल, ठीक है, तीन प्रकार की जातियां होती है, एक पुरुष है, एक स्त्री और एक किन्नर है, ट्रांसजेंडर, ठीक है। यौनावस्था के साथ ही लड़कों में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं, चेहरे व शरीर पर बाल उग जाते हैं तथा स्वर भारी हो जाता है, कहते हैं घंट फूट गया, ठीक है। लड़का है तो छोटा रहेगा तो उसकी आवाज एकदम सेम सेम सी रहेगी लड़के लड़की की, लेकिन जैसे 13-14 साल का होगा उसकी एक बार गला बैठेगा, और ऐसा बैठेगा कि दोबारा उठेगा ही नहीं, एकदम गाँव गाँव ऐसे करेगा, आवाज भारी हो जाती है। लेकिन ये भी समझो, जैसे आवाज भी क्या है ना, कि जैसे कोई लड़का, देखो ये बेटा ईश्वर ने ऐसा बनाया है, अब जैसे कोई लड़का है तो उसको लड़की की आवाज बड़ी अच्छी लगी, हाँ कहाँ है? खाना खाई कि नहीं? लेकिन अभी कोई एक लड़का हो जिसकी आवाज भी लड़की है, यार देखो अभी तुम लोग की मुंडी पकड़े थट, जैसे अभी कोई लड़की है, ठीक है, तो उसको कोई बहुत से ऐसे लड़के भी तो होते हैं कि उनकी आवाज लड़की जैसे होती है, तो वो आवाज उनको नहीं पसंद आएगी, उनको वही पुरुष की मर्दाना आवाज ही पसंद आएगी, भाई हाँ कहाँ हो, खाना वाना खाई कि नहीं, समझ रहे हो। तो ये विपरीत लक्षण होते हैं, ठीक। तो ये कह रहे हैं कि ये क्या होता है, चेहरे व बाल पर चेहरे व शरीर पर बाल उग जाते हैं तथा स्वर भारी हो जाता है। एक चीज और तुम लोग को बताते हैं, ये चीजें कहीं पढ़ने को नहीं पाओगे, इसलिए जो है इसको लिख लो, ठीक है। देखो इस बाल को क्या कहते हैं, ये तो सबको पता होगा, क्या बोलते हैं, हेयर। इसके अलावा भी शरीर में बहुत से बाल होते हैं, ठीक है। मैं बहुत क्लियर बताता हूँ, एक बाल तो जो होते हैं जो अंडर आर्म्स होते हैं, ठीक है, जो साधारण भाषा में कहते हैं कखौरी में, ठीक। तो उन बालों को, और सुनो एक और बाल होते हैं, ध्यान से समझो यार, तुम लोग शर्माओ या तो फिर मैं बंद करूं, ठीक है। समझ लो बेटा, तुम्हारी किताब में लिखा है, पढ़ने के लिए लिखा है ना, जानने के लिए, सरकार को कुछ लगता होगा जरूरी तभी तो बच्चों को पढ़ा रही है। देखो एक बाल होते हैं जो आर्म पिट्स में होते हैं, ठीक है, इधर साइड साइड में होते हैं, उस बालों को इंग्लिश में क्या कहते हैं। और एक बाल जननांगों के पास होते हैं, जननांगों के पास मतलब नीचे होते हैं, ठीक है, वो सबको होते हैं बेटा, ऐसा नहीं है कि किसी को है तो बहुत नायाब है, सबको होते हैं। उनको क्या बोलते हैं, ठीक है, जो आर्म पिट्स में, आर्म पिट्स में मतलब बगलों में जो बाल होते हैं, उनको एक्सिलरी हेयर बोलते हैं, क्या, एक्सिलरी हेयर, ठीक। और जो जननांगों के पास, यानी कि पुरुष है तो पेनिस के पास, और स्त्री है तो वजाइना के पास जो बाल होते हैं, उनको प्यूबिक हेयर बोलते हैं, ठीक है। और ध्यान से समझो, ये बाल बचपन से नहीं रहते,
जो बगलों में इधर कखौरी जिसको बोलते हैं वो बाल होते हैं, और जो जननांगों के पास जो बाल होते हैं वो बचपन से नहीं होते हैं, वो जब इंसान यौनावस्था में जाता है तब धीरे धीरे उगना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ठीक है। अब तुम लोग लड़की हो बेटा, हम बहुत खुल के बोल भी नहीं सकते हैं, पता नहीं किन बच्चों के अभी आए होंगे कि नहीं। ठीक है, लड़कियां हैं तो थोड़ा सा मर्यादा का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन शर्माना नहीं। ठीक है, तो चेहरे व शरीर पर बाल उग जाते हैं तथा स्वर भारी हो जाता है। वृषण कोष तथा शिश्न के आकार में वृद्धि हो जाती है। वृषण मतलब क्या होता है, पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है। वृषण टेस्टिकल किसे कहते हैं, जानते हो नहीं जानते? नहीं जानते हो? चलो ठीक है, इसको पहले देख लो, वरना इसे अंधेरे में तीर मारोगे तुम लोग। यहाँ ध्यान देते हैं, ठीक है, इस वाले फोटो में। तो इसमें आप ये देख सकते हैं, ये क्या है ना कि ये शरीर को ऐसे ट्रांसवर्स सेक्शन काट के दिखाया गया। ठीक है, इस साइड से समझो, ऐसे साइड से। ठीक है, फ्रंट से नहीं दिख रहा है, साइड से दिख रहा है। तो ये जो होता है एरिया, ठीक है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, पेनिस बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बताया था ना कल। हाँ, ठीक है, ये पेनिस होता है। और ये जो दो गोल गोल के, ये दो होते हैं, पेयर में जोड़े होते हैं, एक नहीं होता, दो होता है। इसको ही टेस्टिकल बोलते हैं। क्या? टेस्टिकल बोलते हैं, टेस्टिस भी बोलते हैं। ठीक है, और इसे ही हिंदी में वृषण बोलते हैं। समझ गए ना? ठीक है, अच्छा, स्पर्म जो बनता है वो इसी में बनता है। ठीक है, जो स्पर्म का निर्माण होता है वो इसी में होता है। ये इसीलिए कभी ऐसा सुने होंगे कि जैसे गाय भैंस होते हैं उनको बधिया कर देते हैं, तो बधिया कर देते हैं तो जानते हो क्या करते हैं? उनके टेस्टिकल निकाल देते हैं। ठीक है, ऑपरेशन करके टेस्टिकल्स निकाल देते हैं कि स्पर्म मन में नहीं करेगा। ठीक है, वृषण कोशों तथा शिश्न के आकार में वृद्धि हो जाती है। शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण शुरू हो जाता है। शुक्राणु का मतलब स्पर्म। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, स्पर्म बनने लगता है, क्योंकि इससे पहले स्पर्म नहीं बनता। टेस्टिकल होते हैं, साइज में छोटे होते हैं, और उसके अंदर स्पर्म का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, अस्थियां व पेशियां मजबूत, कंधे चौड़े हो जाते हैं, शरीर की लंबाई बढ़ने लगती है। ठीक है, शोल्डर्स और वाइड हो जाते हैं, हाइट बढ़ने लगती है, बोन्स मजबूत हो जाती है, मसल्स आने लगती है शरीर में। ठीक है, और जननांग के आसपास और बगलों आदि स्थानों पर बाल उगने लगते हैं, जिनका मैंने इंग्लिश लिखा है कि एक्सिलरी हेयर मतलब बगल वाले हेयर, और प्यूबिक हेयर मतलब जननांग के पास वाले जो हेयर होते हैं। ठीक है, वृषण से स्रावित हार्मोन्स टेस्टोस्टेरॉन व एंड्रोस्टेरॉन नर में यौवनावस्था को प्रेरित करते हैं। और इससे जो हार्मोन रिलीज होता है, टेस्टोस्टेरॉन और एंड्रोस्टेरॉन, यही हार्मोन जो है हमारे बॉडी में यौवनावस्था को प्रेरित करता है। मतलब इससे हार्मोन निकलता है, और फिर बॉडी में धीरे धीरे वो डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, बालों का आना, दाढ़ी का आना, एक्सिलरी हेयर, प्यूबिक हेयर, साइज बढ़ना। ठीक है, एक पुरुष के जैसे बॉडी बनने लग जाती है। ठीक, तो ये हो गई पुरुष के द्वितीय गौण यानी कि लैंगिक लक्षण। अब स्त्री के द्वितीय गौण यानी कि लैंगिक लक्षण पढ़ते हैं। ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ फीमेल। यौनारंभ के पश्चात लड़कियों में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। बाह्य जननांगों तथा स्तन का विकास प्रारंभ हो जाता है। बाह्य जननांग का मतलब ये हो गया कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वजाइना वगैरह, उनका विकास होने लगता है, और स्तनों का विकास होने लगता है, यानी कि ब्रेस्ट धीरे धीरे डेवलप होने लगते हैं। अंडोत्सर्ग तथा मासिक धर्म या आर्तव चक्र प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, ये क्या लिखा है मासिक धर्म के आगे? कौन सा चक्र है? आर्तव चक्र। ठीक है, लोग इसको आतर्व चक्र बहुत से लोग पढ़ते हैं, ये आर्तव चक्र लिखा है। ठीक है, मतलब क्या हो जाते हैं, पर्दा सही करो, उसको क्या हो जाते हैं फिर, पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, इधर वाला। हाँ बस ठीक है। ठीक है, तो उसको क्या होते जाते हैं कि पीरियड स्टार्ट हो जाने, ये लड़की। ठीक है, अभी तो समझा कि लड़का जो है बड़ा हो रहा है तो क्या क्या अंतर है, लड़की जब बड़ी होती है तो क्या क्या अंतर होते हैं। बाहरी जननांग विकसित होने लगते हैं। अंडोत्कर्ष और मासिक धर्म यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो पीरियड्स आते हैं उसको क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या बोलते हैं, जानते थे? नहीं जानते थे? लिख लो कहीं पे, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, इसीलिए गांव गांव में देखो जो कुछ चाची वाची भाभी अभी लोग होती है तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कहती है एमसी नहीं आवत है, कहते हैं उनके एमसी नहीं आवत है। ठीक है, तो दैट इज एमसी यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल। व्हाट? विच साइकिल? कौन सा साइकिल? पीरियड को क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल। ठीक है, ठीक है,
ठीक है, आर्तव चक्र, ठीक है। और श्रोणि मेखला तथा नितंब चौड़े हो जाते हैं। श्रोणि मेखला का मतलब हो गया बेटा पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल का मतलब ये वाली जो हड्डी होती है, कूल्हे वाली हड्डी। तुम एक चीज नोटिस करोगे कि जो पुरुष के शरीर की संरचना होती है और स्त्री के शरीर की संरचना होती है, जो लड़कियां होती है, लड़कियों के हिप थोड़े से चौड़े होते हैं, वाइड होते हैं, ये जांघें और हैवी हैवी सी होती है। ऐसा कभी नोटिस किया है? नहीं, आंख दीदा होगा तो देखा ही होगा दुनिया में। ठीक है, तो ये भी एक बायोलॉजिकल डिफरेंशिएशन है स्त्री और पुरुष के शरीर में। स्त्री का शरीर ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि स्त्री को बच्चे को जन्म देना होता है, और बच्चे का जो नेचुरल बर्थ है वो योनि के माध्यम से होता है। ठीक है, तो ये मजबूत होने चाहिए तभी वो बच्चों को जन्म दे पाएगी, अन्यथा ये श्रोणि मेखला भक्त से टूट जाएगी बच्चों को जन्म देते वक्त। किसी एक बच्चे को पैदा करते वक्त एक स्त्री को इतना दर्द होता है, लगभग उतना दर्द 22 हड्डियों के एक साथ टूटने पे जितना दर्द होगा उतना पेन फील करती है। सोचे रहे हो महीने से। हाँ, ताकत तो यही मेरी मेरी बाप रे राजा कौन था वही मरी जा रही है बलि से कहीं, इधर वही तब देखा जाए। इधर देखो, ठीक है। तो श्रोणि मेखला तथा नितंब चौड़े हो जाते हैं। ठीक है, मतलब ये पेल्विक गर्दन वाली हड्डी और ये हिप्स, ठीक है, हिप्स मतलब ये समझ रहे हो ना, चक्के, ठीक है, ये और चौड़े हो जाते हैं। ठीक, स्वर मधुर व तीव्र हो जाता है। स्वर मतलब आवाज सुरीली हो जाती है और तीव्र हो जाती है, मतलब कचाहिन करने के लिए एकदम करकर करकर वाली ध्वनि हो जाती है। ठीक, बगल जननांगों आदि के आसपास बाल उग जाते हैं। बगल मतलब एक्सिलरी ईयर, ये दोनों के होते हैं, लड़की के भी होते हैं लड़के के भी होते हैं, ऐसा तो है नहीं खाली लड़कों के होते हैं। ठीक है, तो बगल और जननांग के आसपास के बाल उग जाने लगते हैं। ठीक है, बगलों के बाल को क्या बोलते हैं? एक्सिलरी ईयर। और जो जननांग के आसपास के बाल होते हैं उनको पाभी प्यूबिक हेयर। ठीक है, अब ये कह रहे हैं मादा में पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन आदि हार्मोन अंडाशय के विकास के कार्यों का नियंत्रण करते हैं। कहाँ से हार्मोन रिलीज होता है? पीयूष ग्रंथि से, पिट्यूटरी ग्लैंड से। और वो क्या प्रेरित करता है? ओवरीज और ये सब डेवलप होती है ना। ठीक है, ओवरीज मतलब समझे ना। ठीक है, वो जो यूटेरस है, यूटेरस के अगल बगल जो निकली रहती है, वो ओवरीज के डेवलप में हेल्प करती है। कौन कौन से हार्मोन्स? गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स यानी कि प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन आदि, ये सब हार्मोन्स महिलाओं के हार्मोन्स हैं। ठीक है, मादा में यवनावस्था को प्रेरित करते हैं। ये सभी परिवर्तन महीनों व वर्षों में मंद गति से होते हैं। ऐसा नहीं है कि आज सोए और कल उठे बस एकदम ब्रेस्ट डेवलप हो गए, हिप्स डेवलप हो गए, धीरे धीरे डेवलप होते हैं। ठीक है, कई महीने लगते हैं। ठीक है, तो ये परिवर्तन सभी व्यक्तियों में एक ही समय अथवा निश्चित आयु में नहीं होते। कुछ व्यक्तियों में ये परिवर्तन कम आयु में तीव्रता से होते हैं, जबकि अन्य में अत्यंत मंद गति से होते हैं। जैसे किसी व्यक्ति में बालों की वृद्धि का क्रम, स्तन, शिश्न आदि शिश्न की आकृति एवं आकार भिन्न होते हैं। ये सभी परिवर्तन शरीर के लैंगिक परिपक्वता के कारण होते हैं। मतलब जैसे ऐसा नहीं है कि सभी इंसान में एक निश्चित उम्र है, जैसे 11 साल के हुए तैसे डेवलपमेंट शुरू, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये कुछ में पहले, जैसे कुछ लड़कियां होती हैं जो कम उम्र पे उनकी सारी बॉडी में डेवलपमेंट हो जाती है, ब्रेस्ट डेवलप हो जाते हैं, ये जांघें वगैरह एकदम डेवलप हो जाती है। कुछ लड़कियां होती हैं जो मतलब 20, 22, 24 साल की हो जाती है, सबको एकदम दुबली पतली 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 सी रहती है, उनके में डेवलप नहीं होता। तो ये बॉडी बॉडी का अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि सबकी बॉडी एकदम सेम सेम सी रहेगी। ठीक है, डिफरेंट तो रहेगा। ठीक है, अब ये कह रहे हैं मानव जनन तंत्र क्या? ठीक है, यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि पूरे शरीर जनन में काम आता है। ठीक है, पार्टिकुलर है। तो नर जनन तंत्र यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है? पहला वृषण होता है क्या? ठीक, दूसरा होता है टेस्टोस्टेरोन, ये हार्मोन है, इसका बहुत बड़ा रोल है। अगर हार्मोन नहीं, और एक चीज बताता हूँ, मजे की बात समझो। जैसे बहुत से लड़के ऐसे भी देखे होंगे कि मतलब वो थोड़ा सा जैसे कहते हैं मीठे टाइप के रहते हैं। मीठे टाइप के मतलब बोलेंगे भी तो ऐसे, नहीं हम ऐसे कह रहे थे कि तुम वहां चली जाती। अच्छा, चलेंगे भी तो उनकी चाल में भी मतलब, एक होता है कोई लड़का है तो नॉर्मल ऐसे चल रहा है अपने मस्त मौला चाल में, और कुछ लड़के होते हैं, "ऐ, क्या आ जाती है आए कहाँ?" बहुत मारी जाओगी उसके मुंह पे ना जाके कहने लगना। ठीक है, इधर ध्यान दो। तो बहुत से लड़के होते हैं, अच्छा उनकी मतलब हर चीज,
हरकत, हाव भाव, जैसे एक नॉर्मल लड़का है वो नॉर्मल बातचीत करेगा, हाथ वाथ के विषय वो नहीं, ऐसे नहीं होता है। मैं वहां पे कह रहा था, ठीक है, अच्छा चलेंगे भी तो ऐसे मतलब है, तो वो कुछ ऐसा मतलब ऐसा ऐसा लगता है ना कि कुछ तो यार गड़बड़ है इसके अंदर, ठीक है, कुछ तो मामला इसका गड़बड़ है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ये साला बड़ा गड़बड़ हार्मोन है, कम हो जाए तो लड़का मीठा हो जाता है, और ज्यादा हो जाए तो छिछोरा हो जाता है, ठीक है। फिर वो यही करेगा घूम घूम के, लड़कियां ही ताड़ेगा। तो देखा है ना ऐसा किसी को, तो वो क्या होता है, वो जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, यही हार्मोन नहीं रहता उसके शरीर में, कम रहता है, ठीक है बल्लियो, पूरा सिस्टम बेकार, ऊपर से गाड़ी सही है, अंदर से इंजन फ्लॉप है उसका, ठीक है। ध्यान से समझो भाई, ध्यान रखिए यार तुम लोग, ठीक। तो अधिवृषण यानी कि डायडेमिस, ठीक है, एपीडायडेमिस मतलब अधिवृषण होता है, शुक्र वाहिनियां होती हैं, शुक्राशय होता है, मूत्र मार्ग होता है, शिश्न होता है, ठीक है, सहायक ग्रंथियां होती हैं, और शुक्राणु होते हैं, ठीक है। तो पहले इतने चीजों को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। तो सबसे पहले आ गए वृषण। पुरुषों में एक जोड़ी वृषण, एक जोड़ी वृषण का मतलब हो गया कि एक पेयर, ठीक है, यानी दो होते हैं, ठीक। उदर गुहा के यानी कि एब्डोमिनल कैविटी, ये देखो ये एब्डोमिनल कैविटी है, ये पेट, ठीक है, उदर गुहा बोलते हैं। उदर गुहा कहाँ गया, उदर गुहा के बाहर शिश्न यानी कि पेनिस के आसपास वृषण कोश यानी कि स्क्रोटल सेक्स और स्क्रोटम में सुरक्षित पाए जाते हैं। वृषण कोश की थैलीनुमा संरचना होती है, जिसका तापमान शरीर से लगभग 2-3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जो शुक्राणु निर्माण में सहायक होता है। क्योंकि अधिक ताप के कारण शुक्राणुओं का परिपक्वन उदर गुहा में नहीं हो सकता है, प्रत्येक वृषण अपने कोश से संयोजी तंतुओं के गुच्छ द्वारा जुड़ा रहता है। अब जैसे देखो, ये जो तुमको व्हाइट व्हाइट सी संरचना दिख रही है अंदर, वो टेस्टिकल, ठीक। लेकिन ऐसा तो नहीं खाली वही, उसके ऊपर क्या होता है, एक स्किन की मोटी सी लेयर होती है, ठीक है, स्किन की मोटी सी लेयर होती है, तो उसको स्क्रोटम बोलते हैं, क्या, या स्क्रोटल सैक बोलते हैं, ठीक है, स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक, ठीक है, ठीक। तो अब ये देखो, अब ये क्या है कि ये तो टेस्टिस है, क्या है, व्हाइट वाला, ठीक, ये शिश्न है, क्या है, ठीक है, इसको पेनिस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर और नलियां वगैरह होती हैं, उनको हम लोग पहले पढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, ये एक ग्रंथि है, क्या, ग्रंथि है, ठीक। ग्रंथि का मतलब इसमें हार्मोन वगैरह और स्पर्म वगैरह का निर्माण होता है। अच्छा, और भी तो ग्रंथियां होती हैं बॉडी में, है, और किसी ग्रंथि का नाम बता। हाँ, एड्रेनालिन नहीं, एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड में एड्रेनालिन बनता है, चलो ठीक है, हो गया, ध्यान से समझो, है लकड़ी। तो जैसे बाकी जो ग्रंथियां होती हैं, या पता नहीं क्या लब 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 कर रही है, सुन नहीं रही है, जो बाकी ग्रंथियां होती हैं, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, ये अग्नाशय हो गया, ठीक है, पेनक्रियाज, ये सारी ग्रंथियां हैं, सारी ग्रंथियां शरीर के अंदर हैं, तो ये सारा यही क्यों शरीर के बाहर, शरीर में जगह नहीं थी कि भगवान ने इसको बाहर लटका दिए। अच्छा, एक चीज और जानो, कुछ लोगों को बीमारी होती है हाइड्रोसील, का नाम सुना है, इस ग्रंथि इसमें टेस्टिकल में पानी भर जाता है, तो बड़ा सा हो जाता है, ठीक है, बड़ा सा हो जाता है, फिर उसका ऑपरेशन ऑपरेशन कराना पड़ता है, तो वो हाइड्रोसील कहलाती है वो समस्या, चलो ठीक है, वो बात की बात है। तुम बताओ मेरे को कि जब सारी ग्रंथियां भगवान ने शरीर के अंदर फिट की, तो एक यही काहे लटका दिए, कि लिए घुमा करो, है? इसलिए क्योंकि जो स्पर्म होता है, क्या, स्पर्म जो होता है, वो बहुत सेंसिटिव होता है टेम्परेचर से, हमारे शरीर के तापमान से 1-2 डिग्री तापमान कम चाहिए उसको, क्योंकि उसका तापमान ज्यादा हो जाएगा तो स्पर्म सारे मर जाएंगे, ठीक है। तो ये ताकि शरीर से ठंडा रह सके, इसलिए शरीर के बाहर है, ठीक है, और ये बहुत सेंसिटिव होता है, ठीक है। सेंसिटिव का मतलब ये है कि इसको अगर ठंड लगती है तो ये सिकुड़ के
ऊपर चला जाता है ताकि शरीर से गर्माहट ले सके, और जब इसको गर्मी लगती है तो ये लूज होकर के नीचे लटक आता है। ठीक है, अब तुम लोग इस चीज को नहीं समझ सकते क्योंकि तुम लोग के पास नहीं है। ठीक है, हम समझ सकते हैं। ठीक, तो आगे समझो। तो ये कह रहे हैं कि टेस्टिकल में समझ गए ना कि इसका तापमान 2-3 डिग्री कम रहता है, शुक्राणु के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, और अपने संयोजी तंतुओं द्वारा गुच्छ से जुड़ा रहता है, और इस गुच्छ को ग्यूबरनेक्युलम कहते हैं। ठीक है, मतलब जिससे वो अटैच रहता है ऊपर। ध्यान से समझो, प्रत्येक वृषण के अंदर अनेक महीन कुंडलित शुक्राणुनलिकाएं यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, जिनकी जननिक उपकला यानी जर्मिनल एपिथेलियम में शुक्राणु जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया से शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्र नलिकाएं आपस में मिल करके जाल सदृश संरचनाएं बनाती है, जिसे वृषण जालक यानी कि रेड टेस्टिस कहते हैं। इस जालक के अपवाही नलिकाएं यानी एफरेंट डक्टल्स निकलती हैं, जो अधिवृषण यानी एपिडाइडेमिस का निर्माण करती हैं। वृषण से नर हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरॉन का स्रावण भी होता है। मतलब ये वृषण से ना सिर्फ स्पर्म बनता है बल्कि टेस्टोस्टेरॉन नाम का हार्मोन भी बनता है, और यही हार्मोन काम इच्छा, ठीक है, काम इच्छा का मतलब ये हुआ जो इंसान के अंदर इच्छा होती है कि हम किसी फीमेल के साथ मिले, ठीक है, वो इच्छा पैदा होती है। अगर टेस्टोस्टेरॉन नहीं रहेगा ना तो ये सब मन मन नहीं करेगा। ठीक है, अब कह रहे हैं अधिवृषण। पहले हम लोग इसका जो है संरचना एक बार देख लेते हैं। ये देखो, ये एक टेस्टिस की संरचना है। ठीक है, और इसमें देखो महीन महीन नलिकाएं है ना, ट्यूब्यूल सेमिनिफेरस, इन्हीं में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, और ये नसें वगैरह आई हैं, भाई ब्लड की सप्लाई तो सबको चाहिए ना, तो नसें वगैरह आई हैं, तो इन्हीं में जो है शुक्राणुओं का निर्माण होता है, जो इसमें लिखा हुआ है शुक्रवाहिनियां वगैरह। ठीक है, अच्छा, अब ये कह रहे हैं अधिवृषण यानी एपिडाइडेमिस। यह प्रत्येक वृषण से चिपकी हुई कुंडलित नलिकाकार लंबी एवं चपटी संरचना है, ठीक, जिसका निर्माण वृषण की अपवाहक नलिकाओं द्वारा होता है। ये लगभग 6 मीटर लंबी संरचना जो स्वयं 3 भागों शीर्ष, काय और पुच्छ में विभक्त रहती है। इसे शुक्राणु परिपक्व होते हैं तथा उनमें गति उत्पन्न होती है। प्रत्येक वृषण पर चिपके अधिवृषण की सभी नलिकाएं मिलकर शुक्रवाहिनियां यानी कि वैस डिफरेंस बनाती हैं। इस वाले फिगर में अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे पाओगे ऐसे गुच्छा गुच्छा टाइप की दिख रही है ना नलिकाएं, आए, यही एपिडाइडेमिस है। ठीक है, यही पर शुक्राणु यहाँ से बंद करके यहाँ आते हैं, फिर वो मेच्योर होते हैं, और मेच्योर होने के बाद उनमें गति प्रारंभ होती है, ऐसे ऐसे करते हैं ना, जुजुक जैसे। ठीक, और फिर यहीं से आगे चल के ये शुक्रवाहिनियां बनती हैं जहां से वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं शुक्राशय यानी कि सेमिनल वेसिकल्स। यह थैलीनुमा संरचना होती है, इसे हल्का पीला एवं क्षारीय पोषक तरल का स्रावण होता है, जिसमें शुक्राणु गति करते हैं। शुक्राणु इस तरल के साथ मिलकर वीर यानी सीमेन का निर्माण करते हैं। शुक्राशय से निकलने वाली एक छोटी नलिका शुक्रवाहिनी से मिलकर स्खलन नलिका यानी इजैक्यूलेटरी डक्ट बनाती है। तो ये देखो, ये टेस्टिस है, ठीक, और ये एपिडाइडेमिस है, यहां से निकल करके यहाँ आता है। तो ये जो एरिया तुमको दिख रहा है ये सेमिनल वेसिकल है, यहाँ पर आकर के स्पर्म रुक जाता है। ठीक है, और वहीं से फिर स्खलन नलिका मतलब इजेक्युलेटरी डक्ट, जब भाई रिलीज होता है, जब कभी भी सेक्स करेंगे तो ये रिलीज होगा ना, तभी तो इससे बच्चे पैदा होंगे। तो फिर ये यहाँ से निकल करके इस मार्ग से ये बाहर निकल आता है। समझ गए? ठीक, तो ये क्या थी, शुक्र नहीं, ये थी सेमिनल वेसिकल। ठीक, अब कह रहे हैं मूत्र मार्ग। शुक्राशय स्खलन नलिका की सहायता से मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर के एक सक्रिय भाग मूत्र मार्ग में खुलता है। मूत्र मार्ग शिशु के शीर्ष सिरे पर मूत्र जनन छिद्र द्वारा बाहर खुलता है। यह शुक्राणु तथा मूत्र के बाहर निकलने का संयुक्त मार्ग होता है। मतलब मूत्राशय यानी कि ये यूरिनरी ब्लैडर, ये देखो ये जो दिख रहा है ये यूरिनरी ब्लैडर है। किडनी से जब आता है ना पेशाब छन करके, तो इसी में रहता है। और देखो ध्यान से समझो, तो जो पेशाब होता है वो भी यहीं से इसी माध्यम से निकलता है, ठीक, और जो वीर्य होता है, स्पर्म होता है, वो भी इसी माध्यम से निकलता है। ठीक है, ये देखो यहाँ से, और ये देखो ये आके जुड़ जाता है रास्ता, और जहां पे ये जुड़ जाता है, ये जो हिस्सा ये प्रोस्टेट कहलाता है। क्या? प्रोस्टेट कहलाता है। बहुत से बुढ़वा लोग होते हैं उनको यही प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो यूरिन होल्ड नहीं कर पाते, पेशाब ज्यादा देर तक रोक नहीं पाते, थोड़ी थोड़ी देर पे जा जाके बार बार पेशाब करना पड़ता है।
कहते हैं कि खुल के पेशाब नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि प्रोस्टेट में कोई ना कोई दिक्कत है। ठीक है। और आजकल तो बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है कि प्रोस्टेट में कैंसर भी बहुत हो रहा है पुरुषों को, आदमियों को प्रोस्टेट में कैंसर भी बहुत हो रहा है, कभी कभी ये बढ़ के टेस्टिकल में भी आ जाता है, तो फिर टेस्टिकल ही निकालना पड़ जाता है। ठीक है। तो ये क्या था, मूत्र मार्ग। तो मूत्र मार्ग समझ गया ना कि ये जो यहाँ से रास्ता आ रहा है नलिका, ये पाइप यहाँ से आके निकल रही है, वो मूत्र मार्ग है। ठीक है, यूरेथ्रा कहते हैं इसको। ठीक। अपशिष्ट यानी कि पेनिस, यह बेलनाकार पेशिन मैथुनांग यानी कि कॉप्युलेटरी ऑर्गन होता है जो मैथुन क्रिया के सहायक होता है। यह रुधिर एवं पेशियों में निर्मित होता है। यह वृषण कोशों के अतिरिक्त नर जनन तंत्र का एकमात्र बाह्य जननांग है। ठीक है। पेनिस का मतलब बताया ना मैंने कि ये जो बाहर होता है, ठीक है, ये यही क्या कहलाता है, पेनिस कहलाता है। और जब एक स्त्री पुरुष मिलते हैं तो जो स्त्री का जननांग होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, उसमें इसको एंटर कराना रहता है। ठीक है, मतलब ये उसके अंदर पेनेट्रेट कराना रहता है। ठीक है, तभी जाकर के उसकी योनि में, वजाइना में स्पर्म इजैक्यूलेट होता है, तब वो आगे चल करके फर्टिलाइज होता है। ठीक है। ठीक। अब आ रहे हैं सहायक ग्रंथियां पे, यानी कि एक्सेसरी ग्लैंड, यानी कि प्रोस्टेट और काउपर पेरिनियल ग्रंथि नर जनन तंत्र की सहायक ग्रंथियां होती है। ये वीर्य निर्माण शुक्राणुओं को पोषण देने तथा उनको जीवित रखने का कार्य करती है। ठीक है। इसमें कौन कौन आ रहे हैं, प्रोस्टेट। प्रोस्टेट मतलब अभी बताया था ना कि जो जिससे क्या होता है, ये यहाँ का हिस्सा जिससे पेशाब होल्ड नहीं कर पाते लोग, ये प्रोस्टेट हो गया। ठीक है। इसके अलावा काउपर और पेरिनियल, ये सारी ग्रंथियां जो है वो सहायक ग्रंथियां होती है। ठीक है, हेल्प करती है। ठीक। अब हम लोग पढ़ते हैं शुक्राणु, और इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर इसको बंद कर देंगे। ठीक, नहीं ये नर जनन तंत्र पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। तो शुक्राणु, मानव में शुक्राणु लगभग 60 माइक्रोमीटर लंबा होता है। जो शुक्राणु यानी स्पर्म का जो साइज होता है वो 60 माइक्रोमीटर होता है। कितना, 60 माइक्रोमीटर होता है। ठीक। और ये 3 भागों में विभाजित होता है, हेड, ग्रीवा या मध्य भाग, और पूंछ, यानी कि हेड, नेक एंड मिडिल पीस, और टेल। ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि इस भाग में मुख्यतः केंद्रक तथा गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। सिर का प्रारंभिक भाग एक्रोसोम्स होता है, जो कि गोल्जी काय द्वारा निर्मित होता है, जिससे अंडे के आवरण को घोलने वाले एंजाइम स्रावित होते हैं। इस प्रकार निषेचन में सहायक होता है। मतलब इसमें ऐसा एंजाइम मिला होता है जो अंडे की सतह को घोल देता है, डिसॉल्व कर देता है, ताकि ये उसके अंदर घुस सके। वो अंडे में दिखाया था ना, पेनिट्रेट करता हुआ। ठीक है। ग्रीवा एवं मध्य भाग, यानी कि नेक एंड मिडिल पीस, इस भाग में एक जोड़ी तारकाय यानी कि सेंट्रियोल उपस्थित होते हैं। इस भाग में शुक्राणु के अंत तक अक्षीय तंतु उपस्थित होता है। अक्षीय तंतु के चारों ओर उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु को गति करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। जो शुक्राणु ऐसे ऐसे चलता है ना, ऐसे ऐसे करके, उसको गति करने के लिए ऊर्जा देते हैं। ठीक। अगला है पूंछ, यानी कि टेल। ग्रीवा व मध्य भाग का अक्षीय तंतु इस भाग में उपस्थित रहता है। इसके कुछ भाग पर कोशिका द्रव्य का आवरण होता है, जिसे मुख्य खंड यानी कि मेन पीस कहते हैं, तथा शेष भाग जिस पर कोशिका द्रव्य का आवरण नहीं होता है उसे अंत्य खंड कहते हैं, यानी कि एंड पीस कहते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से समझो, ये जो ऊपरी वाला भाग है ये इसका हेड है। क्या है, हेड है। और ये मिडिल पार्ट या नेक है, और ये क्या है, टेल है, यानी कि पूंछ है। और इसी में वो क्रोमो एक्रोसोम्स होते हैं। ठीक है। और न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक इसी के अंदर होता है। और इसके ऊपर वो एंजाइम्स लगे होते हैं जिससे जो अंडा होता है वो घुल जाए, डिसॉल्व हो जाए। ठीक है, ताकि ये उस अंडे के अंदर पेनिट्रेट कर जाए। ठीक है। तो ये है स्पर्म की संरचना, और ये 60 माइक्रोमीटर, क्या 60 माइक्रोमीटर इसकी लंबाई होती है। ठीक है, समझ गए ना। और जानते हो, एक बार में जब एक बार सेक्स करता है कोई भी पुरुष और स्त्री, तो कई करोड़, ऐसे कई करोड़ स्पर्म रिलीज होते हैं, कई करोड़ स्पर्म रिलीज होते हैं। ठीक है। लेकिन फर्टाइल कोई एक स्पर्म जाके कर पाता है, कोई एक सिंगल स्पर्म जाकर के उस अंडे को निषेचित कर पाता है। ठीक है। तो ये था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि नर जनन तंत्र।